हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म ब्लड डायमंड और आप करेंगे आपके अपने चैनल सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब। फिल्म की शुरुआत में हम अफ्रीका का सिएरा लियोन देखते हैं। ये साल है 1991 का, जब सिएरा लियोन में सिविल वॉर चल रहा है, जहां पर विद्रोही गुट के लोगों ने हजारों निर्दोष लोगों को मार दिया है। जिसके बाद विद्रोहियों ने अनाथ बच्चों को किडनैप करके उनके हाथों में हथियार थमा दिए। इन बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें नशे की आदत लगाकर खूंखार सैनिकों में तब्दील किया गया है, जबकि बाकी लोगों को दिन रात डायमंड की खोज करने के लिए खदानों में काम करवाया जाता है और खदानों से मिले डायमंड बेचकर ये विद्रोही वॉर के लिए पैसा जुटाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि खदान में काम कर रहे सोलोमन के हाथ में पत्थर जैसा कुछ आता है। सोलोमन मिट्टी हटाकर देखता है और पता चलता है कि ये बेशकीमती पिंक डायमंड है, जो कि लगभग 100 कैरेट का है। सोलोमन को एहसास होता है कि इस डायमंड की कीमत काफी ज्यादा है और अगर डायमंड विद्रोहियों को दे दिया तो वे इस डायमंड को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल उनके ही देशवासियों को मारने के लिए करेंगे। लेकिन तभी सोलोमन को याद आता है कि कुछ दिन पहले उसके एक साथी ने छोटा सा डायमंड चुराने की कोशिश की थी और सुपरवाइजर ने उसे वहीं गोली मार दी थी। सोलोमन पिंक डायमंड के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक नजदीक में एक पंप ब्लास्ट होता है, जिसके कारण सभी का ध्यान उस ओर जाता है। सोलोमन इस मौके का फायदा उठाकर पिंक डायमंड को अपने पैर की उंगलियों के बीच छिपा लेता है। अब सोलोमन सुपरवाइजर से कहता है कि उसे पेशाब करने जाना है। फिर वो जंगल में जाकर पिंक डायमंड को एक कपड़े में बांधकर गड्ढे में छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुपरवाइजर उसके सिर पर गन ताने खड़ा होता है। उसे डायमंड के बारे में पता चल गया है और अब सोलोमन के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसी वक्त गोलियां चलने की आवाज आती है। सरकार के आदेश पर सैनिक हीरे की खदान पर कब्जा करने के लिए आए हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें सुपरवाइजर घायल हो जाता है। वहीं सोलोमन मौके का फायदा उठाकर डायमंड को छिपा लेता है। कुछ ही देर में सैनिक खदान में मौजूद सभी लोगों को जेल में ले जाते हैं, जहां पर घायल सुपरवाइजर सोलोमन को देखकर चिल्लाता है कि उसने एक बड़ा पिंक डायमंड छुपाया है और बाकी कैदियों को सोलोमन की तलाशी लेने के लिए उकसाता है। वहीं सोलोमन भी अपने कपड़े निकालकर तलाशी देता है। उसी दौरान एक अमेरिकन आदमी की नजर सोलोमन पर होती है। उसका नाम है जैक, जो डायमंड के बदले हथियारों का व्यापार करता है। वो लोगों को मारकर पैसा कमाने में भी माहिर है। अफ्रीका में सिविल वॉर की स्थिति है, इसलिए हाथी दांत, क्रूड ऑयल और डायमंड युद्ध के लिए पैसा जुटाने का मेन सोर्स है। खदानों में से डायमंड निकालकर देश के बाहर ले जाने के काम में कई लोगों की जान जाती है। आर्म्ड फोर्सेस भी डायमंड माइंस को वापस पाने के लिए वहां के लोगों पर हमला करके मार देती है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी हिंसा हो रही है उसके पीछे का मुख्य कारण है अफ्रीका की खदानों में से मिलने वाला बेशकीमती डायमंड। अफ्रीका से निकाले गए डायमंड को ट्रेडिंग सेंटर में अलग अलग किया जाता है, जहाँ पर लीगल तरीके से निकाले गए डायमंड्स के साथ इनलीगल तरीके से निकाले गए डायमंड्स को मिलाकर भारत भेजा जाता है। इस पूरे काले कारोबार को लंदन की बड़ी बड़ी डायमंड कंपनियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो डायमंड की ऊंची कीमत बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर जमाखोरी करती है। फिर वे मार्केटिंग पर काफी पैसा खर्च करते हैं ताकि अमीर लोग किसी भी कीमत पर डायमंड खरीदें। इस तरह से देखा जाए तो इन डायमंड कंपनियों ने सीधे तौर पर इस सिविल वॉर को शुरू नहीं किया, लेकिन भारी मुनाफे की लालच में आकर अफ्रीका में सिविल वॉर का माहौल जरूर तैयार किया है। वहीं डायमंड के कारण अफ्रीका में हजारों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, उसकी किसी को परवाह नहीं है। हम जैक को देखते हैं, जो कि एक जियोग्राफिक जर्नलिस्ट के भेष में कुछ चरवाहों को काम पर रखता है ताकि वे भेड़ों को बॉर्डर के उस पार ले जा सके। तभी कुछ सैनिक उनके पास आते हैं। उनका अफसर काफी एक्सपीरियंस था। वो भेड़ की जांच करता है और उसे पता लगता है कि भेड़ के गांव को अभी अभी स्टिच किया गया है। वो भेड़ की खाल काट कर देखता है तो उसे डायमंड मिलते हैं, जिसके बाद जैक को स्मगलिंग के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। और जब वो सुनता है कि सोलोमन ने एक बड़ा पिंक डायमंड छिपाया है तो वो तुरंत जेल से बाहर आने के लिए जुगाड़ करता है। फिर वो अपने नकली दांत में छिपाया हुआ डायमंड निकालकर उसे बेच देता है और उन्हीं पैसों से जैक सोलोमन को भी छुड़ा लेता है। अब जैक सोलोमन के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे छिपाया हुआ डायमंड खोजने के लिए कहता है। सोलोमन को लगता है कि जैक अच्छा आदमी नहीं है। वहीं सोलोमन के लिए ये डायमंड उसकी पत्नी और बेटे को वापस पाने का एकमात्र सहारा है। उन दोनों के बीच बहस चल रही है, तभी विद्रोहियों का एक ग्रुप शहर में आता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है। जैक और सोलोमन अपनी जान बचाकर भागते हैं। विद्रोहियों द्वारा की जा रही फायरिंग में कई लोग मारे जाते हैं। वहीं गली के दूसरे छोर पर आर्म्ड फोर्सेस विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दोनों के बीच भयानक फायरिंग हो रही है।
आर्म फोर्सेस के लोग बीच में आ रहे नागरिकों की परवाह नहीं करते और विद्रोहियों पर गोलियां चलाते हैं। तभी जैक सोलोमन की जान बचाते हुए वहां से सही सलामत निकलकर एक जगह छिप जाते हैं। विद्रोहियों का अटैक इतना भयानक था कि उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस का सफाया कर दिया। कुछ घायल सैनिकों ने सरेंडर करने की कोशिश की तो उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया। कुछ वक्त के बाद लड़ाई शांत हो जाती है और रात होते ही जैक और सोलोमन पृथ्वी पर के इस नर्क से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। शहर के बाहर एक ब्रिज है जिस पर विद्रोहियों का कब्जा है, इसलिए सोलोमन जैक को कैदी बनाकर विद्रोही सैनिकों के सामने लेकर जाता है और मौका मिलते ही जैक उन सैनिकों को मार देता है। सालों के अनुभव से जैक ये सीखा है कि युद्ध हमेशा बेरहमी से ही लड़ा जाता है। सोलोमन और जैक अब सरकारी रेफ्यूजी कैंप पे पहुंचते हैं। जैक सोच रहा है कि अगर वो सोलोमन को उसकी पत्नी और बच्चे तक पहुंचा देगा तो सोलोमन डायमंड के बारे में जरूर बताएगा, लेकिन सरकारी लोग इस मामले में मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कैंप में जैक की मुलाकात ब्रिटिश जर्नलिस्ट मैडी से होती है, जो पहले भी जैक का इंटरव्यू ले चुकी है। मैडी डायमंड के काले कारोबार को एक्सपोज करना चाहती है। जैक उसे कुछ अंदर की जानकारी बताता है और मैडी के साथ काम करने के लिए एग्री करता है। मैडी की मदद से उन्हें सोलोमन के परिवार का पता चलता है। वे यूएन के हेलीकॉप्टर में गिनी के सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप में पहुंचते हैं और देखते हैं कि हजारों लोग कैंप में आ रहे हैं। इस रेफ्यूजी कैंप में सोलोमन को उसका परिवार मिल जाता है। वो खुश है, लेकिन तभी सोलोमन को पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा विद्रोहियों के साथ है। ये सुनकर वो टूट जाता है। तभी एक सैनिक आकर उसे मारता है। सोलोमन सोचता है कि विद्रोहियों ने उसके बेटे का ब्रेन वॉश करके उसे हथियार उठाने के लिए मजबूर किया होगा और वो सिविल वॉर में बेमौत मारा जाएगा। इसलिए सोलोमन अपने बेटे को वापस लाने के लिए फिर से वॉर जोन में जाना चाहता है। जैक भी सोलोमन के बेटे को बचाने के लिए उसकी मदद करता है। वे दोनों प्रेस की कार में सुरक्षा के साथ वॉर जोन में जाते हैं, लेकिन वॉर जोन में एंटर होते ही उन पर भीषण हमला होता है। इस हमले में कई जर्नलिस्ट मारे जाते हैं। जैक सोलोमन और मैडी के साथ एक कार में वहां से बचकर निकलता है, लेकिन हैवी फायरिंग के कारण कार टकरा जाती है और वे तीनों बचकर जंगल में भागते हैं। वे दिन रात जंगल में घूमते हैं, जहां पर उन्हें कुछ लोग घेर लेते हैं, लेकिन जल्द उन्हें पता चलता है कि ये गुरिल्ला है जो कि विद्रोहियों का मुकाबला करते हैं। मैडी उन्हें देखकर खुश होती है और उनके साथ फोटो खिंचवाती है। गुरिल्लाओं को सोलोमन के बारे में पता चलता है। फिर वे तीनों को जंगल के बाहर एक स्कूल में ले जाते हैं। इस स्कूल का प्रिंसिपल अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनकी परवरिश करता है। इन बच्चों को देखकर जैक को अपना अतीत याद आता है, क्योंकि जब वो 9 साल का था तब जैक ने अपने माता पिता की मृत्यु देखी थी, जिसके बाद वो इन सिविल वॉर में फंस चुका है। इतना खून खराबा देखने के बाद जैक बेरहम बन जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वॉर जोन में ऐसा नेक काम भी कर सकता है। मैडी जैक के अतीत के बारे में जानकर उसके करीब आती है और दोनों को प्यार हो जाता है। अगले दिन वे स्कूल से निकलकर प्रिंसिपल के साथ सोलोमन के बेटे को खोजने के लिए जाते हैं। रास्ते में ब्रेन वॉश किए हुए बच्चे हाथ में मशीन गन लेकर खड़े हैं। उन्हें देखकर प्रिंसिपल को खतरा नहीं लगा। वो बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बच्चा गोली चला देता है। प्रिंसिपल घायल हो जाते हैं और जैक अपनी गन दिखाकर गाड़ी निकाल लेता है। वो प्रिंसिपल को अस्पताल लेकर जाता है। अब जैक कर्नल से मिलने जाता है, जो उसे जल्द से जल्द पिंक डायमंड लाने के लिए कहता है, लेकिन जैक भी अपना मन बना चुका है कि वो कर्नल को डायमंड नहीं देगा। अब आगे का सफर खतरनाक हो सकता है, इसलिए जैक मैडी को गुड बाय कहता है, जिसके बाद सोलोमन और जैक कर्नल से पीछा छुड़ाते हुए जंगल के रास्ते वॉर जोन में जाते हैं। रास्ते में उन्हें विद्रोहियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैक को इन सब का काफी एक्सपीरियंस है। रास्ते में आने वाले हर गांव को लूटा गया है, बहुत कम लोग बचे हैं। जैक और सोलोमन हर दिक्कत का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अब वे दोनों दोस्त बन चुके हैं। कई दिनों के सफर के बाद वे हीरे की खदान तक पहुंचते हैं। विद्रोहियों ने फिर से इस खदान पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों को देखकर जैक कर्नल को कांटेक्ट करके बताता है कि उन्हें मदद के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर की जरूरत है। शाम हो जाती है और बारिश होने लगती है। जैक देखता है कि सोलोमन उसके पास नहीं है। सोलोमन को लगा कि यहाँ पर कभी भी फायरिंग हो सकती है, तो उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगी। इसलिए वो खदान में काम करने वाले गुलाम के भेष में वहां पर जाकर अपने बेटे को ढूंढता है। सोलोमन को अपना बेटा मिलता है, लेकिन उसका ब्रेन वॉश हो चुका है। वो सोलोमन को पहचानने से इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, वो चिल्लाकर सोलोमन को विद्रोहियों के हवाले कर देता है। जैक दूर से ये सब देख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वहीं सोलोमन के पास वो सुपरवाइजर आता है जो ब्लास्ट में घायल हुआ था। वो सोलोमन के बेटे को मारने की धमकी देते हुए कहता है कि छिपाया हुआ डायमंड लेकर आओ। तभी वहां पर गनशिप हेलीकॉप्टर आकर फायरिंग शुरू करता है। कई मिसाइल फायर की जाती हैं
और लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सोलोमन सुपरवाइजर पर हमला करता है। सोलोमन फावड़े से सुपरवाइजर को बेरहमी से मार मार के मौत के घाट उतार देता है। जैक बंकर से बाहर आकर सोलोमन के बेटे को बचा लेता है। वहीं बाकी विद्रोहियों को कर्नल के सैनिक मार देते हैं। विद्रोहियों को मारने के बाद कर्नल जैक को डायमंड देने के लिए धमकी देता है। वहीं सोलोमन ये बताने से इनकार करता है कि उसने डायमंड कहां पर छिपाया है। इसलिए जैक सोलोमन के बेटे को कर्नल को सौंप देता है और सोलोमन अपने बेटे को बचाने के लिए डायमंड देने के लिए तैयार हो जाता है। अब सोलोमन और जैक के साथ कर्नल और उसके कुछ सैनिक जंगल में जाते हैं। सोलोमन एक जगह पर खुदाई शुरू करता है। कुछ ही क्षण में जैक और सोलोमन कर्नल और उसके सैनिक पर हमला करते हैं। अचानक हुए इस हमले के कारण वे संभल नहीं पाते और मारे जाते हैं। आखिर में जैक कर्नल को भी मार देता है। इस गन फाइट के बाद सोलोमन पिंक डायमंड बाहर निकालता है। उसी दौरान जैक को पता चलता है कि उसे गोली लगी है। कर्नल के बाकी सैनिकों को आते देख जैक, सोलोमन और उसका बेटा पहाड़ की ओर भागते हैं। उसी दौरान जैक डायमंड अपने पास रख लेता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि पहाड़ी के ऊपर एक एयर स्ट्रिप है। जैक ने वहां से निकलने के लिए एक प्लेन ऑलरेडी हायर किया है, लेकिन जैक का घाव गहरा है और काफी खून बहने के कारण वो पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते हाँफने लगता है। इसलिए सोलोमन जैक को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जैक को एहसास होता है कि वो मरने वाला है। वो सोलोमन को कहता है कि मुझे नीचे उतार दो। फिर वो पिंक डायमंड निकालता है और हंसने लगता है, क्योंकि सब कुछ पाकर भी वो अपनी किस्मत से नहीं बच पाया। वो पिंक डायमंड वापस सोलोमन के हवाले कर देता है। जैक सोलोमन को मैडी का कार्ड और उसकी गन देता है। अपनी आखिरी सांसें गिन रहा जैक मैडी को फोन करके अपने प्यार का इजहार करता है। साथ ही वो मैडी को सोलोमन का परिवार ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। अब सोलोमन और उसका बेटा प्लेन में सही सलामत निकल जाते हैं और कुछ ही देर में जैक की मौत हो जाती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मैडी सोलोमन को लंदन बुलाती है और पिंक डायमंड बेचने में उसकी मदद करती है। डायमंड कंपनी का मालिक उस पिंक डायमंड को पाने के लिए अफ्रीका में अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता है और सोलोमन की पत्नी और बेटे को प्राइवेट जेट में सही सलामत वहां से निकाल लेता है। साथ ही वो सोलोमन को पिंक डायमंड के बदले में 2 मिलियन पाउंड भी देता है। वहीं मैडी को डायमंड नेक्सस को दुनिया के सामने लाने का मौका मिल जाता है। मैडी अपने रिपोर्ट में सदी के सबसे बड़े झूठ को एक्सपोज करती है, जिसके बाद डायमंड कंपनियों को सजा का सामना करना पड़ता है और ब्लड डायमंड का कारोबार एक्सपोज होने से दुनिया भर में सनसनी फैल जाती है, जिसके बाद दुनिया के 40 देश युद्धग्रस्त देशों से डायमंड का व्यापार न करने के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।